खबर सुनकर मेरे मरने की वो बोले रकीबों से, खुदा बख्शे बहुत सी खूबियां थीं मरने वाले में। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। आपको याद होगा कि बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। यह भी पढ़ाया जाता है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। लेकिन आज के हालात देखकर ऐसा लगता है कि या तो बचपन के ये सारे पाठ गलत थे या अब हम और हमारी सरकार उस पाठ को गलत साबित करने में लग गए हैं। जरा सोचिए कि देश में ये कैसा वक्त आ गया है जब हाड़ कपा देने वाली सर्दी में देश का अन्नदाता 1 महीने से अधिक समय हो गया है जब वो राजधानी के बाहर अपनी मांगों के साथ खड़ा है, यानी दिल्ली के बाहर मांगों के साथ खड़ा है, और सरकार उसकी मांगों को समझने की जगह उसे गलत साबित करने पर तुल गई है। आखिर हम किस तरह के लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं कि लोक को अपनी आवाज उठाने की इजाजत सरकार नहीं दे रही है, और अगर उसकी मर्जी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है तो देश विरोधी होने का ठप्पा लगाया जाता है। और यह देखकर ज्यादा दुख होता है कि जिन पर लोकतंत्र को निभाने की, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने की सबसे अधिक जिम्मेदारी है, वो इस जिम्मेदारी को अपनी सुविधा और असुविधा के हिसाब से निभा रहे हैं। जहां उन्हें असुविधा होती है वहां लोकतंत्र में मिले अधिकार उन्हें खटकने लगते हैं, जैसे इस वक्त चल रहा किसान आंदोलन। किसानों का आंदोलन उन्हें खटक रहा है, इसमें सरकार बैकफुट पर है। लेकिन जहां उन्हें सुविधा होती है, फायदा नजर आता है, वहां लोकतंत्र उन्हें अच्छा लगने लगता है, जैसे जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए डीडीसी चुनाव। जम्मू कश्मीर का डीडीसी चुनाव यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चुनाव में बीजेपी ने अपना फायदा खोज निकाला, तो वहां यानी कश्मीर का लोकतंत्र बहुत अच्छा लगने लगा उसे। कुल मिलाकर अपनी सुविधा अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था के फायदे और नुकसान को देखा जा रहा है। मतलब साफ है कि मनमर्जी वाला लोकतंत्र यहां चल रहा है। तो आइए आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे लोकतंत्र पर सरकार के रवैये की और देश के कुछ राज्यों में सत्ता हासिल करने की बेचैनी की। लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के दावे को जरा तफसील से समझते हैं। पिछले साल 5 अगस्त को जब अचानक अनुच्छेद 370 खत्म करने का ऐलान मोदी सरकार ने किया था, तब जम्मू कश्मीर की जनता के साथ लोकतंत्र का कैसा खिलवाड़ किया गया, ये पूरी दुनिया ने देखा। घोषित अघोषित कर्फ्यू, लॉकडाउन, इंटरनेट की कटौती, मीडिया सेंसरशिप, ऐसे तमाम पैंतरे अब तक वहां चल रहे हैं। वहां के कई नेता हिरासत या नजरबंदी में हैं। आधे अधूरे लोकतंत्र के बीच जम्मू कश्मीर में कई बदलाव भी हुए। विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ और इसके साथ ही राज्य 2 हिस्सों में बंटकर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से पहले जम्मू और कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली, यानी ग्राम स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय नहीं थी। लेकिन पिछले महीने केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में संशोधन के लिए अपनी सहमति दे दी थी, जिसके बाद जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव का रास्ता साफ हुआ। जम्मू की 140 और कश्मीर की 140 यानी कुल 280 सीटों के लिए डीडीसी चुनाव 28 नवंबर से शुरू हुआ और 8 चरणों में संपन्न कराया गया। डीडीसी के चुनाव में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में बने 7 दलों के गुपकर गठबंधन को 280 सीटों में से 110 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि भाजपा 74 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा ने कश्मीर में 3 सीटें जीती हैं, जिस पर पार्टी गदगद है। भाजपा नेता इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। साथ ही ये भी दावा कर रहे हैं कि 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले पर जनता ने मुहर लगाई है। लेकिन आधे अधूरे लोकतंत्र की तरह ही ये भी आधा सच ही है। भाजपा को जीत मिली, इससे इनकार नहीं है, लेकिन सत्ता और साधन दोनों के लिहाज से भाजपा अन्य दलों के मुकाबले कहीं अधिक ताकतवर है। ऐसे में उसकी जीत को लोकतंत्र की जीत कहना एकदम सही नहीं होगा। वास्तव में तो लोकतंत्र तभी जीतेगा जब वहां विधानसभा चुनाव का ऐलान भी भाजपा करे और फेयर गेम हो, ऐसी व्यवस्था बनाए। यानी न केवल विपक्ष के नेता नजरबंदी से रिहा हों, बल्कि दूर संचार से लेकर इंटरनेट तक सारी सुविधाएं देश के अन्य राज्यों की तरह यहां भी उपलब्ध हों। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का ऐलान कब होगा, ये तो सरकार ही जाने। फिलहाल वहां मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना जरूर लॉन्च कर दी है और इस मौके पर वे विपक्ष यानी कांग्रेस को कोसना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा मुझ पर तंज कसते हैं और अपमान करते हैं हमारा। मैं उन्हें राज्य में हुए डीडीसी चुनाव को लोकतंत्र के उदाहरण के रूप में दिखाना चाहता हूं।
वाकई एक अरसे बाद ही सही, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर लोकतंत्र के नाम पर छोटी सी कवायद हुई है तो उसके लिए केंद्र सरकार को बधाई देने में क्या हर्ज है। हालांकि ये बात अपनी जगह पर अब भी कायम है कि बीते 1-1.5 साल से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक अधिकारों का खूब हनन हुआ है और उसकी भरपाई करना मुश्किल है। वैसे केंद्र सरकार इस नुकसान की जिम्मेदारी कभी नहीं लेगी, वैसे ही जैसे अभी वो दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए किसानों की मांग पूरी करने की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती है, बल्कि उन्हें गलत साबित करने के सारे पैतरे आजमा रही है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 1 महीने से अधिक वक्त से देश भर के किसान जमा हैं। उनकी मांग साफ है कि तीनों कानून रद्द हों और एमएसपी की व्यवस्था कानून में व्यक्त हो। सरकार किसानों की इन मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है, बल्कि इस आंदोलन को ही गलत ठहराने की कई कोशिशें की। पहले कुछ भाजपा नेताओं ने आंदोलनकर्ताओं को खालिस्तानी, पाकिस्तान समर्थक, चीन से प्रायोजित और देश विरोधी कहा। फिर एक केंद्रीय मंत्री ने यहां तक कहा कि आंदोलनकर्ताओं के पास तर्क नहीं है, इसीलिए वे बातचीत से बच रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलन कर रहे किसानों को भटका हुआ बता दिया। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित किसान संवाद में उन्होंने कहा कि जब आंदोलन शुरू हुआ तो किसानों की मांग थी कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। अब ये आंदोलन भटक गया है, लेकिन अब कुछ लोगों ने राजनीति शुरू कर दी है। अब हिंसा के आरोपी लोगों को जेल से छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। सालों से चली आ रही व्यवस्था से दिक्कत है, अब कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा। किसान का मुद्दा छोड़कर दूसरे काम में लग गए हैं। इस मौके पर मोदी जी ने 6 राज्यों के कई किसानों से वर्चुअल संवाद किया। इसके साथ ही 18,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि 9 करोड़ किसान के बैंक खातों में ट्रांसफर की। तो 18,000 करोड़ रुपए सुनने में एक बारगी बहुत बड़ी राशि लगती है, लेकिन 9 करोड़ किसानों के बीच इसे बांटने का मतलब है कि हर एक के खाते में 2,000 रुपए पहुंचना, यानी 2,000 रुपए इस वक्त देश के किसान की सम्मान निधि है। वैसे तो 2,000 रुपए बांटने का काम पंचायत से लेकर जिले के अधिकारी तक कोई भी कर सकते थे, लेकिन मोदी जी को शायद हर काम खुद करने की आदत है, सो किसानों के खाते में रुपए भी उन्होंने ही पहुंचाए। आश्चर्य इस बात का भी है कि पीएम मोदी के पास कुछ चुनिंदा किसानों से वर्चुअल संवाद करने का वक्त है, लेकिन अपने घर और दफ्तर से चंद किलोमीटर दूर बैठे किसानों से सीधी बात करने का वक्त उन्हें 1 महीने से नहीं मिला। खैर, किसान संवाद में मोदी जी ने मौके का चौका मारते हुए किसान सम्मान निधि के नाम पर पश्चिम बंगाल सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि मुझे आज इस बात का अफसोस है कि मेरे पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान भाई बहनों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। बंगाल के 23 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को इतने लंबे समय से रोक रखा है। खैर, इस तरह की बातों को सुनकर लगता है कि अभी तो मोदी जी किसी भी मुद्दे पर बंगाल की सरकार को घेर सकते हैं, क्योंकि वहां चुनाव की तैयारी में भाजपा लगी हुई है और उसका मकसद 200 से अधिक सीटें जीतना है। इस मकसद को पूरा करने के लिए अब रविंद्रनाथ ठाकुर का इस्तेमाल भी हो रहा है। बीते दिनों विश्व भारती के शताब्दी समारोह में मोदी जी ने वर्चुअल संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने छात्रों को एकला चलो का पाठ याद दिलाते हुए बताया कि गुरुदेव के शैक्षणिक चिंतन में आत्मनिर्भर भारत की सोच कैसे समाहित थी। उन्होंने कहा कि विश्व भारती के लिए गुरुदेव का विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। हालांकि विश्वविद्यालय का उद्देश्य वाक्य है, यत्र विश्वम भवतेक निडम, यानी सारा विश्व एक घर है। इसे यजुर्वेद से लिया गया है। 1921 में गुरुदेव ने विश्व भारती की स्थापना की थी, तो इसके पीछे उद्देश्य था कि सत्य के विभिन्न रूपों की प्राप्ति के लिए मानव मस्तिष्क का अध्ययन करना, विश्व शांति की संभावनाओं को विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान द्वारा दृढ़ बनाना और शांति निकेतन में एक ऐसे सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करना जहां धर्म, साहित्य, इतिहास, विज्ञान एवं हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य सभ्यताओं की कला का अध्ययन और उनमें शोध कार्य पश्चिमी संस्कृति के साथ आध्यात्मिक विकास के अनुकूल सादगी के वातावरण में किया जाए। इन उद्देश्यों में गुरुदेव के विचारों का विराट फलक नजर आता है, जिसे सत्ता की राजनीति से परे हटकर देखने और समझने की जरूरत है। लेकिन भाजपा को तो अभी 200 से अधिक सीटें लाने वाला मिशन बंगाल नजर आ रहा है, जिसमें वक्त और जरूरत के मुताबिक महान हस्तियों को भाजपाई सांचे में ढाला जा रहा है। मोदी जी ने कहा कि वेद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर थी। वे गुरुदेव के राष्ट्रवाद को भाजपा के राष्ट्रवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि गुरुदेव की राष्ट्रवाद के बारे में क्या सोच थी। उन्होंने इस विषय पर अमेरिका और जापान में कई वक्तव्य दिए हैं। एक जगह उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद की धारणा मूलतः राष्ट्र की समृद्धि और राजनीतिक शक्ति में बढ़ोतरी करने में इस्तेमाल की गई है।
शक्ति की बढ़ोतरी की इस संकल्पना ने देशों में पारस्परिक द्वेष, घृणा और भय का वातावरण बनाकर मानव जीवन को अस्थिर और असुरक्षित बना दिया है। ये सीधे सीधे जीवन से खिलवाड़ है। रविंद्रनाथ टैगोर की देशभक्ति भी आज की सत्ता के खांचे में फिट नहीं बैठती है। वे मानवता को देशभक्ति से ऊपर रखते थे, जबकि आज मोदी सरकार देश के नाम पर मानवता के साथ खुला खिलवाड़ कर रही है और किसान आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो कभी हां कभी ना कहते हुए किसान संगठनों से अब सरकार की अगली बातचीत 29 दिसंबर के लिए तय हुई है। उसके बाद पता चलेगा कि देश में किसानों के भविष्य को लेकर सरकार का एजेंडा आखिर क्या तय होता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में भाजपा का एजेंडा साफ हो चुका है कि ममता बनर्जी के बाहरी बनाम बंगाली के जवाब में भाजपा हिंदुत्व, ध्रुवीकरण और दल बदल की राह पर चलेगी। पश्चिम बंगाल में इन दिनों टीएमसी के घास और 2 फूल के चिन्ह को छोड़कर भाजपा का कमल पकड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। थोक के भाव में टीएमसी नेताओं के भाजपा प्रवेश पर भाजपा में असंतोष की आवाज भी उठ रही है, लेकिन दल बदल की अपनी पुरानी रणनीति को भाजपा छोड़ना नहीं चाहती। मुकुल राय के बाद अब इस बार टीएमसी से शुभेंदु अधिकारी को तोड़ने में भाजपा सफल हो गई। इन दोनों नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, जिसे भाजपा ने अपने सोशल मीडिया चैनल पर भी डाला था, लेकिन अब इन वीडियो को हटा भी लिया। युद्ध और प्यार की तरह भाजपा के लिए राजनीति में भी सब कुछ जायज है। दरअसल दल बदल के साथ ही भाजपा बंगाल के लोगों को ये समझाने में लगी हुई है कि ममता बनर्जी सिर्फ 30% लोगों की मुख्यमंत्री हैं। कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इस तरह का बयान दिया था। जाहिर है उनका इशारा 27% मुस्लिम आबादी की ओर था। पीएम मोदी और अमित शाह ने भी ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी कहा कि वो मोदी जी और अमित शाह को बाहरी व्यक्ति बताती हैं, लेकिन रोहिंग्या उनके लाडले हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि पश्चिम बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेश में बदल देने की साजिश रची गई है, जबकि हकीकत ये है कि रोहिंग्या पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिले के बरुईपुर इलाके में ही हैं और उनकी संख्या इतनी नहीं है जितना बड़ा डर बताया जा रहा है। वैसे भी रोहिंग्या बांग्लादेश से नहीं बल्कि म्यांमार से आए हैं, लेकिन भाजपा चुनाव में जीत के लिए तथ्यों से हमेशा परहेज करती है। भाजपा और आरएसएस बंगाल में हिंदुत्व के एजेंडे को भी मजबूत करने में अरसे से जुटे हैं। इसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, बनवासी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षण महासंघ भी शामिल हैं। वैसे बीएचपी, बजरंग दल और एचजेएम जिहादी मुक्त बांग्ला की मांग करते हुए मुहिमें चलाते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीएमएस कामगारों के बीच ये अभियान चलाते रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए स्थानीय लोगों की नौकरियां खा रहे हैं। तो वैसे बीजेपी ने तो ये साफ कर दिया है कि उसके लिए घुसपैठिए का मतलब सिर्फ मुसलमान हैं, जबकि वो यहां आए हुए हिंदुओं समेत दूसरे धार्मिक समुदायों के लोगों को शरणार्थी कहती है और उन्हें बांग्लादेश में होने वाले धार्मिक उत्पीड़न के शिकार करार देती है। पश्चिम बंगाल में जो रणनीति अभी अपनाई जा रही है, असम में भी उसी राह पर बीजेपी है और वहां मिलने वाली सफलता या असफलता यानी जीत और हार से ही तय होगा कि आगे देश किस राह पर चलेगा। फिलहाल तो देश में लोकतंत्र का मतलब किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना बना दिया गया है और असहमति के साथ विरोध की सारी आवाजों को अलोकतांत्रिक ठहरा दिया गया है। कुर्सी के इस खेल में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सत्ता का सूरज डूबता और उगता रहता है, लेकिन लोकतंत्र का सितारा राजनीति के आकाश में हमेशा बुलंद रहना चाहिए। खैर, शायर अमीर मिनाई ने ठीक ही फरमाया है कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, न गुल हैं न गूंचे न बूटे न पत्ते, हुए बाग नजरें खिजां कैसे कैसे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।